वेलकम टू एडू शाखा। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का अगला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और साथ ही साथ जो है ये विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये स्पेशल सेक्सेस जिसको गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स का निर्माण करते हैं। यही गैमेट्स मिलकर एक नए जीव का प्रोडक्शन करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से विविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस का मतलब क्या होता है, जो सीधे सीधे यंग वंस को जन्म देता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग प्रोडक्शन करते हैं, अंडा, और इस अंडे से फिर जो है उससे जो है नया ऑर्गेनिज्म निकलता है, तो उसको बोलते हैं ओविपेरस, जो एग प्रोडक्शन कर रहा है और फिर उस एग से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है, तो वो ओविपेरस हो गया। जैसे हेन या जो बर्ड्स होते हैं तो उसमें एग का प्रोडक्शन होता है, ओविपेरस हो गया। और वहीं अगर बात करें मैमल्स, तो ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं ये विविपेरस होते हैं, जो सीधे सीधे यंग वंस को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गैमेट्स का निर्माण, किस तरीके से जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म में, इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये दो तरीके से, इन केस ऑफ मेल्स ये इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा, इन केस ऑफ फीमेल्स ओवम या एग सेल जो होता है गैमेट होता है, तो ओवम या एग सेल का जो निर्माण होता है इसको कहते हैं oogenesis। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो फीमेल्स होती हैं वो ओवम या एग सेल का निर्माण करती हैं, तो इसको बोलते हैं oogenesis। इसके बाद इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो किस तरीके से जो स्पर्म होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जा रहा है, इसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। अब जब गैमेट्स मिलेगा, स्पर्म एंड ओवम जो आपस में मिल रहे हैं, तो ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होता है इम्प्लांटेशन। अब जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो जीव होता है वो अपनी लाइफ की शुरुआत इसी जाइगोट के साथ करता है। अब ये जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, और इस तरीके से पूरा जो सेल का गोला बना लेता है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है जाता है और यूट्रस के वॉल्स में जाके जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, जो एक सेल का पूरा गोला बना है, ये जाकर यूट्रस के वॉल से जुड़ता है, इम्प्लांटेशन। उसके बाद जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब क्या हुआ, अब ये जो सेल का गोला ये धीरे धीरे डेवलप करेगा, इससे जो नए नए ऑर्गन्स का निर्माण होगा और इस तरीके से पूरा नया जीव बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं मेनली जो है जेस्टेशन। और फाइनली जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद आता है पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी। तो ये चीज हो गया। तो ये पूरे जो इवेंट्स हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अलावा जो है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन से हैं, तो रेटी टेस्टिस, उसके अलावा वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये चार जो है एसेसरी डक्ट्स हैं, रेडिटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। इसके अलावा जो है ग्लैंड्स, सर्टेन ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें आता है सेमिनल वेसिकल, उसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसके अंतर्गत आता है पेनिस। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके अलावा एसेसरी डक्ट्स, 4 मेन डक्ट्स हैं, रेडी टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। उसके अलावा जो ग्लैंड, 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल,
प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, उसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये हो गया। अब यहाँ बात करें जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल्स में ये है टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है, इसका दो काम है, इसके जो फंक्शंस हैं वो दो हैं। कौन कौन से फंक्शन, एक तो है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और दूसरा हार्मोन रिलीज करता है। तो ये दो काम करता है टेस्टिस, एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ जो है हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। कौन से हार्मोन, तो जैसे कि एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो ये जो है हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। टेस्टिस की बात करें तो ये लगभग जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, लंबाई, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो है इसका विड्थ होता है। उसके अलावा जो है ये रहता कहाँ है, तो ये लाई करता है स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, तो स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम जो होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो टेस्टिस जो है स्क्रोटम में लाई करता है। क्यों स्क्रोटम में लाई करता है, तो इसीलिए क्योंकि नॉर्मल जो है बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री तापमान, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37, उसके मुकाबले स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो शरीर एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो पेट का रीजन है, तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम के अंदर लाई करता है। ठीक है, जब भी बेबी जो है ना, कोई भी जो बॉय होता है, बेबी बॉय ये 5-6 महीने का है, उस समय जो टेस्टिस का जो निर्माण होता है वो उसके एब्डोमिनल रीजन में होता है। ठीक है, जब फीटल स्टेज में है बच्चा, तो उस दौरान जो है फीटल स्टेज जब बच्चे के रूप में है गर्भ में है तब, तो उस दौरान जो 5-6 महीने में जो है उसके अंदर टेस्टिस का जो निर्माण होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। फिर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है तो वो डिसेंड कर नीचे की तरफ चला जाता है स्क्रोटम के अंदर थ्रू लिंगुअल कैनाल। तो ये चीज है, तो टेस्टिस स्क्रोटम में लाई करता है। स्क्रोटम में रहने का कारण क्या है कि स्क्रोटम जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम कर देता है और इससे हेल्प मिलता है स्पर्म फॉर्मेशन में। तो ये चीज है। उसके अलावा जो है इसके शेप की बात करें, टेस्टिस का शेप होता है ये ओवल शेप का होता है, अंडाकार, तो ये जो है ओवल शेप का है। ओके, तो ये हो गया टेस्टिस के बारे में। अब देखते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ये है स्क्रोटम, टेस्टिस। टेस्टिस की बात करें तो ये बटा होता है लगभग जो है 250 कंपार्टमेंट्स में। इस तरीके से इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो चैम्बर्स। इन 250 कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। लगभग जो है 250 कंपार्टमेंट्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बात करें तो इसमें जो होता है ना हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। इसके अंदर जो है हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो 1 से लेकर 3 तक के बीच में रहता है। हाईली कॉइल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा घुमावदार स्ट्रक्चर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो ये कैसा है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, 2 तरह के सेल्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। बाहर की तरफ जो सेल है उसको कहते हैं सर्टोली सेल, और वहीं अंदर की तरफ भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो अंदर की तरफ सेल होते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है आगे जाके जो स्पर्म का निर्माण करते हैं, सिंगुलर जगह स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं ये आगे जाके जो स्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर इनको अपनी संख्या बढ़ानी है तो नंबर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो है ये अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। लेकिन जब यही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे तो उस दौरान होता है मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं ये मेल जर्म सेल्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है मेनली मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। सर्टोली सेल क्या करता है, तो सर्टोली सेल जो होता है जो स्पर्म बनेंगे ना उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, पोषण देता है। तो सर्टोली सेल पोषण देने का कार्य करता है। अब
ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके बाहर कुछ जगह बचता है। इस बाहर वाली जगह को बोलते हैं हम लोग जो है इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल गैप। जो बाहर जगह बच गया ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो जगह बच गया उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या गैप, इंटरस्टिशियल। और इस इंटरस्टिशियल गैप में क्या पाया जाता है? तो इसमें मेनली जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो है इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं इसमें, जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल करता क्या है? तो ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स। तो यही है टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है इन केस ऑफ मेल। तो लेडिक सेल्स होता है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है मेनली एंड्रोजन्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाने के लिए। तो ये चीजें हैं। तो ये हो गया टेस्टिस के अंदर जो है पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं डक्ट्स। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इससे निकलता है रेटेड टेस्टिस, और ये रेटेड टेस्टिस आपस में मिलकर बना लेता है वास इफरेंस। सब जगह से जो है रेटेड टेस्टिस निकला, ये मिलकर बना लिया वास इफरेंस। ये वास इफरेंस जो है पीछे की तरफ से निकलेगा एक मोटे से पाइप के रूप में, और इस मोटे से पाइप को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। मोटे से पाइप को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो ये जो है पहले रेटेड टेस्टिस बन गया वास इफरेंस। वास इफरेंस जो आगे आगे पूरा मोटा सा पाइप बना लिया, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में भी देखो हो गया, इसके 3 रीजन्स होते हैं। जिसमें शुरुआती जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैपट, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस, और सबसे जो आखिरी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कौडा। और इस कौडा के बाद शुरू हो जाता है वास डिफरेंस। इस कौडा के बाद शुरू होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ऊपर की तरफ पतला सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो आगे जाके मिलता है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ लाई करता है? तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, वहां पे जाके ये मिलता है, ठीक है, और बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, इजैकुलेटरी ग्लैंड से पहले इसमें कुछ जो है ग्लैंड्स आके मिलते हैं, जिसमें से एक ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल। एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। अगर हम सेमिनल वेसिकल की बात करें तो ये क्या करता है? तो सेमिनल वेसिकल जो है मेनली वैसे सिक्रीशंस, वैसे फ्लूइड सिक्रीट करता है, लिक्विड टाइप मटेरियल, जिसका काम होता है इसको पोषण देना, इसको न्यूट्रिशन देना। इसमें मेनली जो है प्रोटीन होता है, फ्रुक्टोज होता है, उसके अलावा जो कुछ एंजाइम्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये जो एंजाइम जो है ये सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या है कि ये फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म निकल के आ रहा था, इसमें से जो इसने कहा कि कुछ फ्लूइड ऐड कर दिया, जिस फ्लूइड को बोलते हैं मेनली जो है जो फ्लूइड होता है उसमें क्या पाया था? प्रोटीन है, फ्रुक्टोज है, उसके अलावा जो सर्टेन एंजाइम्स है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया सेमिनल वेसिकल। नीचे वाला एक और ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये क्या सिक्रीट करता है? तो ये जो है ना अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक, ताकि एक तो इसका काम है मोबिलिटी बढ़ाना, मोबिलिटी स्पर्म के मूवमेंट को बढ़ाना, और साथ ही साथ जो है ये एसिडिक मीडियम को जो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जो वैजिनल ओपनिंग के बाद जो एसिडिक मीडियम पाया जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है
प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है ये। उसके बाद जो है नीचे की तरफ नीचे की तरफ एक और ग्लैंड है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सबसे ऊपर सेमिनल वेसिकल, बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड और नीचे की तरफ जो था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करता है, तो ये कुछ ऐसे चीजें सिक्रेट करता है जो फ्रिक्शन को कम करता है। मेनली जो लिक्विड टाइप जो चिपचिपा टाइप प्रोडक्ट सिक्रेट कर रहा है जो फ्रिक्शन को कम कर देता है ड्यूरिंग क्वाइटस। तो ये चीज है, तो ये काम करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये चीज। तो तीनों जो सिक्रीशंस हुए, ठीक है, तीनों ही कुछ ना कुछ फ्लूइड ऐड किए जा रहे हैं। तो स्पर्म और ये जो फ्लूइड है सेमिनल प्लाज्मा जिसको हम कह सकते हैं सेमिनल फ्लूइड, ये सब मिलकर क्या बन जाते हैं, इनको मिला के हम बोलते हैं सेमन। ठीक है, तो सेमन और सेमिनल फ्लूइड जो भी ग्लैंड से निकल रहा है सबको मिलाने के बाद जो बन जाता है सेमन। ठीक है, ये चीज है। और फिर ये जो शरीर के बाहर जाता है थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है ये कवर्ड है बाय पेनिस। तो इस तरीके से जो है ये शरीर से बाहर निकलता है स्पर्म। ओके, तो ये हो गया मेनली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेनली जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्मेटोगोनियल सेल था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं ये किस तरीके से स्पर्म का निर्माण करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं जब इनको अपना संख्या बढ़ाना है, अपना जो नंबर बढ़ाना है, तो नंबर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो नंबर बढ़ाने के लिए ये माइटोसिस डिवीजन करते हैं। वहीं जब इनको स्पर्म का फॉर्मेशन करना होगा तब ये मियोसिस डिवीजन करते हैं। एक बार माइटोसिस और मियोसिस की बात करें, दोनों क्या होता है, तो माइटोसिस और मियोसिस जो होता है इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। अगर पेरेंट सेल में जो सेल है उसमें अगर 20 क्रोमोसोम है तो डिवाइड होने के बाद जो दो नए सेल्स बनेंगे उसमें भी 20-20 क्रोमोसोम रहेंगे, तो क्रोमोसोम की संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं अगर मियोसिस की बात करें तो इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है 20 गो, तो डिवाइड होने के बाद जो दो सेल्स बनेंगे, जो नए सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम पाया जाएगा 10 ही, आधा हो जाता है। उसके अलावा जैसे मान लो ये एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम कितना है 20, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। ये डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल बना लिया, इसमें भी 20 क्रोमोसोम, इसमें भी 20 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। मियोसिस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक सेल है 20 क्रोमोसोम। मियोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले होता है मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में होता यह है कि दो सेल बनेगा, यहाँ अगर 20 क्रोमोसोम है तो इसमें सिर्फ 10 ही क्रोमोसोम रहेंगे, मतलब यहाँ पे जितना भी क्रोमोसोम की संख्या है उसका आधा हो गया यहाँ पर, तो इसे इसको रिडक्शन, आधा होना बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। फिर ये फर्दर डिवाइड करता है मियोसिस 2, इसमें भी 10, मियोसिस 2 इसकी तरह है सेम रहेगा, इसमें भी 10, ये भी डिवाइड करेगा, इसमें भी 10 क्रोमोसोम और इसमें भी जो है 10 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से मियोसिस में हमें क्या देखने मिलता है, एक सेल से 4 नए सेल्स का निर्माण, लेकिन माइटोसिस की बात करें तो एक सेल से 2 नए सेल्स का निर्माण। तो जब स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को अपना संख्या बढ़ाना, नंबर बढ़ाना है, तो इन दैट केस वो माइटोसिस डिवीजन शो करता है, लेकिन जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उस दौरान जो है वो मियोसिस डिवीजन शो करेगा। ठीक, तो जब भी जो मेल होता है उसके अंदर प्यूबर्टी आ गया। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी मतलब जब वो 10-12 साल पे आता है, इसका मतलब होता है कि किस तरीके से किसी भी बच्चे के अंदर जो है जब वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में एंटर करता है तो उसके अंदर जो फिजिकल और जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी बोला जाए, प्यूबर्टी क्या है, तो इट इज फेज ऑफ ट्रांजिशन from childhood to adulthood, शिशु से युवा बनने की जो प्रक्रिया है।
तो जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें जो फिजिकल हार्मोन चेंज होते हैं और इस समय जो है जो बदलाव आ रहा होता है मेनली एक बाल अवस्था से युवा अवस्था बनने के समय, इसी को प्यूबर्टी कहते हैं। तो जब भी एक मेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाएगा लगभग 10-12 सालों पे, तो उस केस में क्या होता है, तो जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थे वो क्या करेंगे, वो जो है मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैच्योर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को क्या कहेंगे, कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो ये डिप्लॉइड होगा, इसके अंदर डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड है, इसके अंदर क्रोमोसोम 2 है, मतलब जब भी रहेगा पेयर में रहेगा। अब ये क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये करता है मियोसिस 1, ये डिवीजन स्टार्ट करेगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है आधी हो जाती है, तो यहाँ पर एक सेल से 2 नए सेल्स बनेंगे। मान लो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक सेल है, तो ये एक सेल जो है 2 नया सेल बनाएगा। ये जो 2 नए सेल्स बन रहे हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी है, अगर यहाँ पे 10 है तो वहाँ 5 मिलेगा। यहाँ पे जो है जैसे इंसानों में क्रोमोसोम कितना होता है, तो इंसानों के अंदर क्रोमोसोम होता है 46, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो मियोसिस 1। इसके बाद ये शो करता है अगेन मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होगा, ये 2 फिर डिवाइड करके 4 को नया सेल बना लेगा। ये जो 4 नए सेल्स बन रहे हैं इसको कहते हैं स्पर्मेटिड, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो सेम 23 है, तो 23 ही रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करता है तो 2 सेल बनाए जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये फिर से मियोसिस 2 करेगा, फिर ये 4 सेल्स बनाता है जिसको कहते हैं हम लोग जो है स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ये 4 स्पर्मेटिड्स हैं ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं किस पे, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ क्या हो जाएगा, स्पर्म की तरह। तो ये 4 जो है, चारों जो स्पर्मेटिड्स हैं ये बन गए ट्रांसफॉर्म को बदल गए किसमें, स्पर्मेटोजोआ, जिसको कहते हैं स्पर्म। तो ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा स्पर्मेटिड स्पर्म में बदलता है, स्पर्मेटिड जो है स्पर्म बदल रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पूरा जो ये प्रक्रिया है स्पर्म तक बनने का, पूरे प्रक्रिया को मिला के बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया, सिर्फ इतना वाला प्रोसेस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यही होता है स्पर्मिएशन। तो वो प्रोसेस के द्वारा स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाता है डक्ट्स में, तो इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मिएशन क्या हो गया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्पर्म बस रिलीज हो रहा है डक्ट्स में, शरीर से बाहर निकल, शरीर से बाहर तो उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बस जो टेस्टिस है, टेस्टिस से बाहर डक्ट्स में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। यहाँ पे 3 जो वर्ड्स हैं वो ध्यान रखिएगा, एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रक्रिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म से बनने तक का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मेटिड्स हैं ये बदल जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म में, तो ये जो बस यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन बस वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्पर्म जो है टेस्टिस से बाहर आ रहा है डक्ट्स में, तो इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। अब
ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी मेल में जो प्यूबर्टी आने में हेल्प कर रहा है या फिर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं उस सब के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। अभी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करता है, तो ये जाता है ब्रेन के पास ही एक और ग्लैंड है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में ही दो भाग है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जाता है, ये जो हार्मोन है ये पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा तो क्या करेगा, बोलेगा भाई दो हार्मोन सिक्रीट करो। कौन सा दो हार्मोन, तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है 2 हार्मोन्स, जिसमें से एक है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कहते हैं, और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है दो हार्मोन सिक्रीट करो। कौन कौन सा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये कहाँ जाता है, तो ये जाके काम करता है लेडिक सेल पर। LHS जो है LH कहाँ काम करता है, तो ये लेडिक सेल पे काम करेगा। और लेडिक सेल जो टेस्टिस में है, ठीक है, तो टेस्टिस के पास गया LH, लेडिक सेल को एक्टिवेट करेगा और बदले में लेडिक सेल क्या करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसको कहते हैं एंड्रोजेंस। तो लेडिक सेल जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको कहते हैं एंड्रोजेंस। और इस तरीके से ये जो एंड्रोजेंस है, ये एंड्रोजेंस क्या करता है, तो यही जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसके अलावा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करता है। ठीक है, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जो भी बदलाव आता है एक समय बाद, जब प्यूबर्टी आया तो उसका जो बदलाव आया, तो ये बदलाव किसके चलते आता है, तो ये जो है एंड्रोजेंस के चलते, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना है, बॉडी पे हेयर्स का ग्रोथ, वॉइस जो है वो और ज्यादा जो है रफ हो जाना, तो ये सब जो है मेनली एंड्रोजेंस के चलते होता है। उसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, ये भी जो है एंड्रोजेंस करवा रहा है। फिर FSH क्या करता है, तो FSH की बात करें तो ये जाके काम करता है सर्टोली सेल पे, और साथ ही साथ जो है ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब जो स्पर्मेटिड था उसको स्पर्म बनाने में, ठीक है, पूरे प्रोसेस को इनिशिएट तो करवा दे रहा है ये LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये FSH करवाता है। तो इस तरीके से दोनों हार्मोन्स हैं ये मिलकर पूरे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और स्पर्म का फॉर्मेशन ये सब कंट्रोल करते हैं। तो सारा जो चीजें कंट्रोल किया जा रहा है वो इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 ग्लैंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट कर रहा है, तो ये जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये कहाँ काम करता है, ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को इफेक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब बदले में 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाएगा टेस्टिस के पास। और टेस्टिस में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल पे काम करेगा। टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो लेडिक सेल पे काम करता है और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको शो करवाने के लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको एंड्रोजेंस कहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है। तो ये जो है एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करेगा और ये एंड्रोजेंस जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसके अलावा स्पर्म का फॉर्मेशन, ये सब शुरू करवा देता है।
फिर जो कंप्लीशन होगा, जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये कौन करवाता है? तो ये एफएसएच करवाता है। तो एफएसएच मुख्य रूप से सर्टोली सेल पे काम करता है और साथ ही साथ जो है स्पर्मियोजेनेसिस को कंप्लीट करवाता है। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अब देखते हैं जरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है वो किस तरीके का है उसके बारे में बात करेंगे। ये है हेड, ये वाला जो रीजन उसको नेक कहते हैं, बीच में जो लंबा सा मोटा सा रीजन है इसको मिडल पीस, और सबसे एंड में आता है टेल, जो हेल्प करता है स्विम वगैरह करने में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखो क्या, हेड के ऊपर जो है एक पार्ट है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है मेनली ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही डेरिवेटिव है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बना हुआ है। हेड के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके बाद जो है नेक और मिडल पीस। मिडल पीस की बात करें तो इसमें मेनली पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोड्यूस करता है एनर्जी, जो कि मूवमेंट के लिए चाहिए होता है। स्पर्म मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए जो है एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो ये एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम क्या करता है? तो एक्रोसोम का काम ये है कि ये जो है कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है। एंजाइम जैसे कि हाइलोरिनडेज, या फिर एक्रोजेन, तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक्रोसोम प्रोडक्शन करता है। और ये इस एंजाइम का काम क्या है? तो इस एंजाइम का काम होता है जो ओवम है, ओवम के वॉल्स को पेनिट्रेट करना। ठीक है, जैसे कि ओवम को कहते हैं जोना पेलुसिडा, तो उसको पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करेगा, फिर जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो ओवम के अंदर जाएगा, ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज करके जो है नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरीके से एक्रोसोम रिएक्ट करता है ओवम के वॉल्स के साथ और फर्टिलाइजेशन में जो है हेल्प करता है। तो ये काम जो है एक्रोसोम का है। मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन। टेल ये मोबिलिटी देता है, उसको मूव करने में जो है हेल्प करता है। मेनली जब इन वेजिनल ट्रैक्ट और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव करेगा तो मूवमेंट में जो है टेल सहयोग करता है। तो ये सब जो है स्पर्म का काम हो गया। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा? तो मेनली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की, उसके अलावा जो है किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ oogenesis के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।